Assalamualaikum dear students, this is for class 9th metric subject physics chapter number 7 session number 2. In session 2 our first topic is banking of the roads. Banking of the roads क्यों किए जाते हैं? इसका मतलब ये है कि रोड को एक तरफ से उठा दिया जाता है, रोड को बैंक कर दिया जाता है, यानी जब किसी राउंड अबाउट से गुजर रहे हों या यू टर्न हो या किसी कॉर्नर से टर्न होना हो तो रोड को एक तरफ से उठा दिया जाता है। क्यों उठा दिया जाता है? ताकि अंदर बैठे हुए लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ इस तरफ गिरने से रुक सकें। Whenever a moving car turns round a corner, the occupants of this car they tends to fall outward direction. अंदर बैठे हुए लोग बाहर की तरफ गिरते हुए अपने आप को फील करते हैं, तो इस फीलिंग से उन्हें बाहर की तरफ गिरने से बचाने के लिए प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो कि सेंटर ऑफ कर्व में अंदर बैठे हुए लोगों को इस तरफ खींच कर रखे। अब इस कार पर 3 फोर्सेस काम कर रही होती हैं। एक तो इसका वेट जो कि नीचे की तरफ इसे पुश करता है, डेट इज इक्वल्स टू mg। रोड का अपवर्ड पुश रिएक्शन R, और फ्रिक्शनल फोर्स जो कि रोड और टायर के दरमियान काम करती है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कार नॉर्मल स्पीड पर अपनी एक्सीलरेशन को मेंटेन रखती है। अगर कार की स्पीड एक ख़ास लिमिट से आगे जाएगी तो एक्सीलरेशन भी बढ़ जाएगा और कार कर्व में भी घूम नहीं सकेगी और इस राउंड पर से स्किड होकर बाहर की तरफ इस तरफ निकल जाएगी। जब भी किसी राउंड अबाउट से या किसी यू टर्न से कार गुजर रही होती है तो इस तरफ से रोड को उभार दिया जाता है, इस तरीके से इसे बैंक किया जाता है। जब कार इधर से गुजरती है तो एक ख़ास लिमिट पर अपने आप को उसको पास करना होता है, वरना अदर देन वो बाहर की तरफ स्किड करेगी। अब गाड़ी इस कर्व पर से या राउंड अबाउट से या किसी सर्कुलर पाथ पर से चलाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की एक प्रॉपर मिकदार प्रोवाइड करने के लिए हाईवे पर कर्व बनाया जाता है और एक तरफ से इसे ढलान रखा जाता है। इस तरीके से ये बैंकिंग ऐसे बनाई जाती है कि वो एक ख़ास वेलोसिटी के लिए सेफ़ हो जाए। जब रोड अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखें, जब रोड अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स एग्जर्ट करता है उस सरफेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है, रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके इक्वल होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसके इक्वल और ऑपोजिट होगा, वेट ऑफ द कार के इक्वल और ऑपोजिट हो जाता है। तो कार इस बैंक्ड रोड पर आसानी से गुजर जाती है। सो द हाईवेज आर बैंक्ड टू पास द कार सेफली। Our second topic is centrifuge. What is centrifuge? It is a machine. It is used to separate heavier particles from the lighter particles in a liquid. इसकी एग्जाम्पल्स अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे हैवियर पार्टिकल्स किसी लिक्विड में से सेपरेट हो जाते हैं। और सेंट्रीफ्यूज क्या है? ये एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसमें किसी भी लिक्विड को डालकर हाई स्पीड पर घुमाया जाता है इलेक्ट्रिकल मोटर की मदद से। तो हैवियर पार्टिकल्स दे मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइटर पार्टिकल्स मूव्स नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ काम आता है? जब ये किसी भी बीकर में, किसी भी सिलेंडर में, सिलेंड्रिकल वेसल में इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से लिक्विड को डालकर घुमाया जाता है, तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हट जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं लाइटर पार्टिकल से। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल नंबर 1 है वॉशिंग मशीन का ड्रायर। इसमें क्या होता है, जब हम वेट क्लोथ्स को रखते हैं तो वो उन्हें हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कपड़ों से दूर हट जाते हैं और जो उस टब के होल्स हैं
बने हुए उनमें से वो पानी अलहदा हो जाता है और इस तरह से हमारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं। सेकंड एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल अप्लायंस की मशीन की क्रीम सेपरेटर। इसमें क्या होता है, क्रीम सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, इसमें मिल्क को डालकर रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पे, तो लाइटर क्रीम पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं नियर द एक्सेस और वाइल द स्किम्ड मिल्क मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सेस। लाइटर पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं एक्सेस से और क्रीम सारी दरमियान में इकट्ठी हो जाती है हैवियर पार्टिकल होने की वजह से। सेकेंड एग्जाम्पल, sugar crystals are separated from molasses with the help of centrifuge when sugar solution is rotated in a cylindrical vessel. cylindrical vessel में शुगर सॉल्यूशन को रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पे, तो मोलासेस सेपरेट हो जाता है और शुगर क्रिस्टल्स अलहदा हो जाते हैं और इस तरीके से हमारे पास शुगर क्रिस्टल्स कलेक्ट हो जाते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास और जो नेट अमाउंट है मोलासेस का वो वेसल ड्रम में चला जाता है। Law of universal gravitation. This law was given by Sir Isaac Newton in 1686. According to this law, every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसिडर करेंगे टू बॉडीज़ ऑफ मास m1 एंड m2. मास m1 इज़ ग्रेटर देन m2 एज यू कैन सी। इसे हमने a का नाम दिया, m2 को हम b का नाम दे रहे हैं और इन दोनों को हमने एक कितने डिस्टेंस पे रखा है, डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। इनके सेंटर के दरमियान दोनों के सेंटर से डिस्टेंस r लेकर हमने इन दोनों को यहाँ प्लेस किया है। Now, according to Newton's law of gravitation, the force of attraction exerted by body A on body B is same in magnitude. As you can see, body A apply कर रही है force of attraction body B पे, उसी वक्त body B भी force of attraction apply कर रही है body A पे। Force of attraction is present between body B and body A. It is same in magnitude बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बॉडी ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट रिलेशन? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 इंटू m2। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मासेस के। जितना मास m1 और m2 का ग्रेटर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होगी जितना ग्रेटर मास m1 और m2 का प्रोडक्ट होगा। सेकंड रिलेशन जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो है फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस बिटवीन देम। इन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस r है और सेकंड रिलेशन है कि ये जो फोर्स है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेंटर, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स जितना ज़्यादा इनके सेंटर के दरमियान ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि इनके सेंटर्स के दरमियान ये डिस्टेंस r जो है ये कम है। डिस्टेंस r बढ़ता जाएगा इनके सेंटर्स के दरमियान फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between their centers. Now combining equation 1 and 2 you will get F is directly proportional to m1 m2 divided by r2. Now अगर हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो और यहाँ पर हम एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g रखेंगे। जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है और इस केस में लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हम
जी को प्लेस करेंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे. सो आवर रिलेशन विल बी F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल G. कैपिटल G इज यूज्ड फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट for universal gravitation, and small g is used for gravitational force of earth. Now our relation is F is equals to capital G m1 into m2 divided by r2. It is our equation for or relation for law of universal gravitation. Now if we have to find the value of g, अगर हमें g की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे g की वैल्यू को सेपरेट करेंगे एंड आवर रिलेशन विल बिकम f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2. नाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट g. हमारे पास कांस्टेंट g की वैल्यू अभी हमने अलहदा की है. इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स इन विच फोर्सेस mass and distance are expressed. In SI units, the value of G is calculated as 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. अभी हमने अपनी G की वैल्यू सेपरेट की थी और वो क्या आ रही थी? G की वैल्यू आ रही थी F R square. F is measured in Newton and radius is measured in meter. So r square means m into m divided by mass m1, m2 mass is measured in kg. So our unit will be G is equals to Newton meter square divided by kg square. Our value in CGS system, value of G 6.67 into G raised to power minus 8 dyne centimeter square per gram square. Next topic is gravitational constant G. The value of G was determined experimentally by Henry Cavendish in 1798 with an instrument called Cavendish balance. ये डायग्राम कैवेंडिश बैलेंस की है. इस कैवेंडिश बैलेंस इट कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल स्फेयर्स. इसके रॉड पे दोनों तरफ दो स्मॉल स्फेयर्स ऑफ मास m माउंट किए गए हैं और ये एक रॉड के साथ लेंथ d है जिसकी इसको सस्पेंड किया गया है एक बिल्कुल फाइन वर्टिकल फाइबर के साथ. जब दो बड़े मासेस ऑफ मास m कैपिटल M से हम इन्हें शो करेंगे, ये इन स्मॉल मासेस के करीब लाए गए, एक डिस्टेंस r इनके दरमियान मेंटेन रखा गया. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू स्फेयर्स, इन दोनों स्फेयर्स के दरमियान अट्रैक्शन ने इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस किया. टॉर्क प्रोड्यूस हुआ. टॉर्क उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है इस फाइबर के में एक ट्विस्ट क्रिएट हुआ. जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक ट्विस्ट आया इस फाइबर में और ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है इस मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क के जो कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ. नाउ इफ कैपिटल G m small m for small sphere and capital M for small larger sphere, the relation is capital G into m into capital M divided by r. It is the gravitational force between the spheres, and Gm capital M divided by r into d is the torque which produces twist theta. जब यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो इसका एंगल थीटा लेंगे हम.
तो इस फाइबर के दरमियान इन दोनों के दरमियान थीटा एंगल है। रिलेशन है जी एम एम कैपिटल M डिवाइडेड बाय R अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन into D. These are directly proportional to theta. Now G M divided by R square into D, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो यहाँ पे कैपिटल C यूज़ हुआ एंड कैपिटल C फॉर कैवेंडिश बैलेंस C थीटा। C इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ फाइबर। फॉर डिफरेंट मटेरियल इट्स वैल्यू इज़ डिफरेंट। जाहिर है जब इसकी मटेरियल डिफरेंट होगा तो कैपिटल जी के सी इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी और हम इसे एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ऑल नोन क्वांटिटीज़ इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमें जो वैल्यूज़ मालूम है हम उनको पुट इन करेंगे तो हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी। जी इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम कैपिटल M इंटू एम डी सी थीटा। बाय दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। आर स्क्वायर, R is a distance between these two squares. Capital M for larger sphere, small m for small sphere. D is the distance length of the rod D and it is denoted by D. C is proportionality constant. Theta is the twist between these two rods. Now the value of G is calculated by 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। और इसको इस एक्सपेरिमेंट को एक क्लोज्ड रूम में किया जाता है और टेम्परेचर और सर्कुलेशन ऑफ एयर का भी ख्याल रखा जाता है टू गेट अ परफेक्ट वैल्यू फॉर G। Our next topic is mass of Earth. Mass of Earth may be determined with the help of Newton's law of universal gravitation. What is law of universal gravitation? F is equals to capital G M for mass of our ball and ME for mass of Earth. Greater mass and smaller mass divided by RE square, radius of Earth square. Now consider a body of mass M placed on the surface of Earth. हमने ये एज्यूम किया कि हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पे एक मास रखा गया है, बॉल रखी गई है। आप एज्यूम कर लें बॉल है, मास M1 है, हमने इसे अर्थ के ऊपर रखा है। अब अगर हम अर्थ का मास को ME एज्यूम कर लें या हम इसे M2 का नाम दे दें और इस बॉल को M1 का नाम दें या स्मॉलर या सिंपल हम इसे M भी कह सकते हैं, तो रेडियस ऑफ अर्थ को हम RE से शो करेंगे। कैपिटल R ले लें या स्मॉल r ले लें, बात एक ही है। हम रेडियस ऑफ अर्थ को RE से शो करेंगे और R है यहाँ पे जो हमने बॉल प्लेस की है अर्थ के ऊपर या ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, उसके रेडियस से लेके अर्थ के रेडियस तक को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ से सेंटर ऑफ द अर्थ तक रेडियस ऑफ अर्थ को RE से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज स्मॉल r which is approximately equal to the radius of the earth. क्योंकि हमारे पास ये अर्थ का मास इतना बड़ा है कि उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल रख दें हम और फिर हम उसके रेडियस को की बात करें तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि ये RE के ही इक्वल है। नाउ आवर इक्वेशन विल बिकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। इन दोनों के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? अर्थ और बॉल के दरमियान इट इज़ इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। वी नो डैट वेट ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल्स टू
mg, and we know that weight is equals to capital G me divided by radius of earth square. Now weight is equals to mg. Our equation is gm capital me divided by re square, और g बिकॉज ये हम m इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन होगी जी एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। या हम कह सकते हैं अगर हम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर कैपिटल आर ई स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। How to calculate mass of earth? We know that small g is equals to 9.8 meter per second square. Capital G universal gravitational constant, its value is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. And RE radius of earth, it is a calculated value 6.38 into 10 raised to power 6 meter. Now how to calculate mass of earth? Substitute these values in the above equation. कौन सी इक्वेशन है ये? तो जो भी हमने कैलकुलेट की है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। इसमें हम ये अपनी नोन वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। मास ऑफ अर्थ विल बी 6 into 10 raised to 24 kg. Now for this calculation mass of earth की calculation slides पर कर दी गई है। Check the calculation from the slides. Mass of earth is calculated as 6 into 10 raised to 24 kg. By putting the values of all these three in our formula, you will get the value of mass of earth.